बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। एक तो है वीकेंड और ऊपर से कुछ खबरें ऐसी हैं कि बताया ये जा रहा है कि सब कुछ बंद होने जा रहा है, जिसकी वजह से लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार है, एक बार फिर से परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवालात जो कि लोग पूछ रहे हैं, जो कि ताजिर बिरादरी पूछ रही है, जो कि स्कूल्स की तरफ से स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो हैं पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली सभी लोगों का कंसर्न है कि बच्चों ने स्कूल जाना है या नहीं, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब एक बार फिर से लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है तो परेशान सिचुएशन एक बार फिर से परेशानी की ये है कि कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। तो हमने आगे चल के इस तमाम तर मामले पे डिटेल में ज़रूर डिस्कशन करनी है, लेकिन एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। ये हम बार बार आपको कहते हैं और बिल्कुल स्टार्ट से ही कह रहे थे। जब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ये कुछ भी नहीं है, तब भी हमारा मैसेज यही था कि अब आपने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज कर लेना है, आपने अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके ही चेंज कर लेने हैं, आपने ये जान लेना है कि अब आपको इसी के साथ जीना है, क्योंकि अब इसके अलावा हल कोई नहीं रह गया। दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से भी काम चल रहा है। कल हमने स्पेशल सेगमेंट भी किया था और आपको बताया था कि किस तरह से एक्सपो सेंटर में अबव 60 ईयर्स जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो जो आपके पास हल मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, आपको उससे भी ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे चल के हम डिटेल में मौजूदा सूरत हाल कोरोना की डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो फैसले किए गए हैं उन पर भी हम रोशनी डालेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं आज मौसम कैसा है। जी, तो मौसम की सूरत हाल बताने के लिए टेम्परेचर हमारे पास है और मैं इंटरेक्टिव की तरफ बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ जी आज मौसम कैसा रहेगा। सुबह 10 बजे से आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। टेम्परेचर आपके सामने है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली सनी है जी वेदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी 12 बजे 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी दर्जा हरारत होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद 3 बजे का मौसम 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर होगा क्लाउडी, यानी शहर पर बादलों का राज नजर आएगा। तो वीकेंड आपका अच्छा होने वाला है, खुशगवार और ठंडा होने वाला है जी। 6 बजे मौसम कैसा रहेगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड और वेदर होगा क्लाउडी। शाम 6 बजे भी मौसम क्लाउडी होगा, यानी आप मौसम अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और रात का मौसम आपके सामने है। टेम्परेचर होगा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, रात 9 बजे ये टेम्परेचर होगा और वेदर होगा क्लाउडी। जी, तो ये थी मौसम की सूरत हाल। अब हमने बढ़ना है शहर की सूरत हाल की तरफ और शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर है जी, मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद। ताजिर तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सर्विसेज अस्पताल की तीनों सीटी स्कैन मशीनें खराब होने से इलाज मौलजा बुरी तरह मुतासिर। पुलिस एहलकारों की तरक्की के लिए रिश्वत का रेट 10 लाख तक पहुंच गया। और फेवरेटिज्म उरूज पर, विफाक से आने वाले अफसरान पर 2 अरब 12 करोड़ निछावर। जी, तो नाजरीन ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब, क्या हाल चाल है आपकी? चाहे आप खूब इंजॉय कर रहे हैं। देखिए जी, जो चीज़ मिलती है कम से कम उसको तो उससे तो लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए ना, जो नहीं मिलती उसकी ख्वाहिश रखनी चाहिए। उसकी ख्वाहिश रखनी चाहिए और मौसम अच्छा हो तो चाय का तो अपना ही मजा होता है। कोरोना से डर लगता है? देखिए जी, कोरोना गुज़िश्ता एक बरस मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। गुज़िश्ता बरस मार्च में ही पहली दफ़ा लॉकडाउन हुआ था और पहली दफ़ा तालीमी इदारों की बंदिश हुई थी। और इस बरस भी दोबारा जो है वो मार्च में तालीमी इदारों की बंदिश हो गई और दोबारा से केसेस में इजाफा हो रहा है। तो यकीनन हर आम आदमी जो इस सोसाइटी में रह रहा है उसके जहन में बहरहाल खौफ तो रहता है, लेकिन उस तरह से खौफ का शिकार हम नहीं हुए। उसकी वजह बुनियादी ये थी कि सोसाइटी में जब ओवरऑल आप लोगों का एक्सप्रेशन देखते हैं या लोगों के रवैये देखते हैं तो उससे बहरहाल आपको भी हौसला मिलता है कि ठीक है, अगर आप बाकी लोग जो है वो सेहतमंद भी हैं और ओपन भी हैं और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली में क्योंकि आज से 4 महीने पहले बैक टू बैक कोरोना की वजह से डेथ्स हुई और यकीन मानिए कि हमारी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होकर रह गया था। बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और पहले भी एहतियात कर रहे थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर दी हमने।
तो मेरे ख्याल से वो लोग जो कि इस फेज से गुजर गए हैं, जिन्होंने किसी अपने प्यारे को देखा है, जिस तरह वो एहतियात कर रहे हैं, बाकी लोग उस तरह नहीं कर रहे। देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर इंसान के अपनी बॉडी के रिसेप्टर्स मुख्तलिफ रिस्पॉन्स देते हैं और उसी की बुनियाद पर आपका पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो भी डेवलप होता है। अब हर किसी का क्योंकि इम्यून सिस्टम डिफरेंट है तो इसलिए उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक शख्स को कोरोना वायरस का वो शिकार नहीं हो रहा तो लाजमी है कि दूसरा भी ना हो। अगर 10 लोग नहीं हुए तो ये भी नहीं है कि 5 लोग बाकी ना हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अपने डिजाइन के मुताबिक रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मेजॉरिटी लेवल पे अगर आप लार्ज स्केल पर देखें तो ज़्यादा लोग उसका इफेक्ट नहीं हो रहे थे या ज़्यादा लोग शिकार नहीं हो रहे थे, तो उससे कॉन्फिडेंस मिला बहुत सारे लोगों को कि ठीक है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव भी हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको कोई वो भी नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती, सांस की तकलीफ भी नहीं होती, आपको क्या कहते हैं ज़ुकाम भी नहीं हो रहा, बुखार भी नहीं हो रहा है, आप कोरोना पॉजिटिव क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उससे भी वो एतमाद जो है वो मिलता है। बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों ने, अवाम ने, पब्लिक ने एट लार्ज स्केल इसको अपने ऊपर हावी नहीं किया। अच्छा, जब स्टार्ट में लॉकडाउन शुरू हुए, सख्ती शुरू हुई, तो उस पर उसका इम्पैक्ट ये ज़रूर रहा कि मार्केट्स के अंदर, पब्लिक स्पेस पे जो लोग वहाँ पर मौजूद होते थे, वो कोरोना SOPs में जो बुनियादी नौइयत की चीज़ें हैं कि मास्क पहन के रखना सबने, या गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, तो उस पर जो है वो अमल दरामद किया जाता रहा। जब उस पर भी नरमी की गई खुद दुकानदारों की तरफ से, पब्लिक स्पेस को कंट्रोल करने वाले लोगों की जानिब से, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको भी छोड़ते चले गए, यानी मास्क भी आपको नहीं। लेकिन अब दोबारा से अचानक जब ये तशवीश हुई कि पंजाब के 7 अजला में, जिसमें लाहौर भी शामिल है, तो कोरोना के केसेस की पॉजिटिविटी की जो उसके पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो 10% तक पहुंच गई। सही, तो अपडेट हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर देते हैं। कोरोना से मजीद कल तक की 24 घंटों की ये फिगर्स है जो कि आपसे शेयर कर रहे हैं। 10 संबात हुई हैं और शहर में 1000 नए मरीज जो हैं वो भी देखे गए हैं। केसेस बढ़ने की शरह 10% हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये वो टाइम है कि हमें एहतियात की तरफ अब जाना है। जी, वही इसलिए हुकूमत ने कल अब ये चीफ मिनिस्टर की ज़ेर सदारत जो इंसदाद कोरोना की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, तो उसमें यह फैसला किया गया कि मार्केट्स जो हैं वो अब 6 बजे तक जो है वो बंद कर दी जाएँ, जिस पर अभी ताजिर बरादरी जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार भी कर रही है। तो हुकूमत जो है वो अपनी तरफ से जब NCOC का इजलास होता है तो उसमें होने वाले फैसले फिर मुतलका महकमा जात उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पंजाब हुकूमत ने स्पेसिफिकली जो है वो इजलास तलब करके उसमें ये डिसीजन ले लिया कल, अब उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। अब इसके मुख्तलिफ प्रोज एंड कॉन्स हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं जिस पर ताजिर बरादरी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पे भी हम आते हैं, कैप्टन उस्मान साहब से भी हम राब्ता करेंगे। सुमरू साहब, मुझे भी एक अपडेट का कहा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, उस पर अपडेट्स क्या हैं, गुज़िश्ता रोज़ उसके फिगर्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जी, एक दिन में 1000 केसेस जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। अब इसके पेश नज़र जो फैसले किए गए हैं, बिगड़ती सूरत हाल कोरोना की देख के फैसला ये किया गया कि मार्केटें शाम 6 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और जितने भी इंडोर फंक्शंस हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। सिनेमा और हॉल्स वगैरह जो है वो बंद किए जा रहे हैं 6 बजे। अब जो मार्केटें बंद करने का फैसला है, ताजिर तंजीमों ने उसको मुस्तरद कर दिया है। सोमरू साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को ताजिरों के? देखिए, ताजिरों की जानिब से सिर्फ एक मुतालबा किया गया है, वो ये नहीं कह रहे कि हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पर यकसर मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं हुकूमत अगर ये तय कर चुकी है कि वो मार्केट बर वक्त बंद कराना चाहती है तो ये टाइम कम से कम 8 बजे तक। मुझे एक बात ताजिरों की भी ठीक लगती है कि कभी उनसे मुशावरत नहीं की जाती, फैसले उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं ना। अच्छा, अब जब आप मार्केटें बंद कर रहे हैं शाम को 6 बजे और ताजिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप 8 बजे तक मार्केट्स करें, हम पहले ही जो है वो गुज़िश्ता 1 बरस से मुस्तकिल तौर पर मुआशी दबाव का शिकार है और ये हकाइक हैं। इसका हकाइक के बरक्स इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो बिल्कुल छोटे लेवल के जो वेंडर्स हैं या कारोबार करते हैं, चाहे वो ठेला लगाते हैं, चाहे उनकी छोटी सी दुकान है, वो बराह रास्त जो है मुतासरीन में शामिल हैं और ताजिरों के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं आप 8 बजे तक इस टाइम को ले जाएं। अब जिस तरफ आपने अभी निशानदेही की है, ये हमेशा से ऐसे रहा है कि जब भी किसी इदारे से मुतालिक पॉलिसी बनती है तो उसके स्टेक होल्डर्स, वही बता रहा हूँ, वो स्टेक होल्डर्स साथ शामिल नहीं होते। असातिज़ा से मुतालिक कोई पॉलिसी बनती है, असातिज़ा को शामिल नहीं किया जाता।
आपका जिस भी इदारे से मुतल्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसका मुतल्लिका स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं होता। ये अलमिया नहीं है, ये पॉलिसी और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। रोज़े अव्वल से ऐसे ही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी होती है हमेशा, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो गालबन अपनी तौहीन समझती है या तौहीन तसव्वुर करती है कि वो अपने बराबर पर ऐसे अफराद को बिठाए जिनके मुतल्लिक वो फैसला सादिर करना चाहते हैं, फैसला सादिर करते हैं वो। अब ये हुक्म है ना, आपने हुक्म जारी कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत कि जनाब हम ये मार्केट्स बंद कर देंगे। अच्छा, उसकी वजूहात भी आपने बता दी कि ये वजह है। बहरहाल आपने जो भी करना है तो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, उनसे राय लेनी होती है। आप वो तजर्बा बार बार नहीं दोहरा सकते। पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर इंतहाई कमजोर बुनियादों पर इस वक्त खड़ा है कि आप ऐसे तजर्बात बार बार नहीं कर सकते कि आप मार्केटों को बंद कर दें, कारोबारी मराकज बंद कर दें, लोगों से रोजगार छीन लें। जिस तरह पिछले रमजान में सूरत-ए-हाल रही, पूरा रमजान आपको बंद रखनी अभी हम तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, तनख्वाहदार मुलाजिम तो अलग है। जो लोग दिहाड़ीदार मुलाजिम हैं वो बंद हो गए ना, वो घर चले गए। दिहाड़ीदार मुलाजिम के पास तो सिर्फ दिहाड़ी कमाता है तो शाम को घर जाके अपने बच्चों, अपने अहलो अयाल का जो है वो पेट पालता है। अगर उसके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए और 2 हफ्तों के लिए उसके पास कोई काम नहीं है और ये एक्सपीरियंस वो गुज़िश्ता 1 बरस से कर रहा है, तो इसका मतलब जो उसका इस्तेहसाल हो रहा है, रियासत उसको रिलीफ नहीं दे रही है, रियासत उसको माली मुआवनत फराहम नहीं कर रही है, रियासत उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रही, रियासत उसको खाना प्रोवाइड नहीं कर रही, रियासत उसको क्या दे रही है कि जिसके इवज जो है आप उसके ऊपर इतनी कदगने और पाबंदियां लगाएं। आप देखिए, ये परसों की बात है, अमेरिका में जो 19 खरब डॉलर की उन्होंने अप्रूवल दी है कोरोना रिलीफ पैकेज की, उसके तहत लोगों को इंडिविजुअल चेक्स मिल रहे हैं, लोगों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है जिन लोगों का नुकसान हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, फैसला करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट और वो फैसला आप अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर पब्लिक रिलीफ की बात आती है वहां पर आप एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपकी ये पॉलिसियों में शामिल ही नहीं होता। ये सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ऐसे ही है, माजी की हुकूमतें भी ऐसे ही करती रही हैं कि जब उनको मौका मिला अवाम की गर्दनों पे अपनी टांगे रखने का, उन्होंने उस पर कोई जो है रियायत नहीं बरती। अब भी ऐसे ही किया जा रहा है और इसलिए ताजिर बरादरी की जानिब से ये रद्द अमल है कि हम आपके इस फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमारी भी तो सुने ना कि हम क्या चाहते हैं। आप हमें इतना तो रिलीफ फराहम करें कि आप हमें 8 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दें, और उससे भी यकीनन वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारोबार करने का जो ट्रेंड है ये भी रियासत ने बनाया ना, कि रियासत ने बनाया कि सुबह 12 बजे दुकानें खुलेंगी और रात गए तक खुली रहेंगी। अगर रियासत रोजे अव्वल से ये प्लान नाफिज करती कि मार्केट्स खुलेंगी सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे बंद हो जाया करेंगी, तो रियासत के बासियों को उसकी आदत होती, खरीदार को भी उसकी आदत होती। कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, ये जो फैसला किया गया है मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर, क्या समझते हैं कितना जरूरी है इस स्टेज पे ये फैसला करना? क्योंकि अब लोगों के तहफ्फुजात सामने आना शुरू हो गए ना। ताजिर कहते हैं वो मार्केटें नहीं बंद करेंगे, स्कूल मालिकान कहते हैं वो स्कूल्स नहीं बंद करेंगे, शादी हॉल मालिकान कहते हैं कि वो इस तरह से जो है एकदम से बंदिश की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं चाहूंगी मौजूदा सूरत हाल और उस पर यह फैसला किस तरह से बेहतर है लोगों के लिए ही, इस पर रोशनी डालिएगा। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि जब हम बंदिश लगाते हैं तो लोग कहते हैं बंदिश क्यों लगाई, जब बंदिश उठाते हैं तो लोग कहते हैं बंदिश क्यों उठाई। लेकिन बात बेसिकली ये है जो हमें समझनी चाहिए कि जब भी कोई भी लॉकडाउन के हवाले से फैसले किए जाते हैं तो तमाम सेक्टर्स आके कहते हैं कि जी हमें आप एसओपीज बना के दें, हम एसओपीज से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसके बाद जो है वो आप हमें खोल दें। तो ये कंडीशनल बात होती है कि जब भी रिलैक्स किया जाता है कोई भी लॉकडाउन, तो उसके साथ ये मंजूम होता है कि आपने एसओपीज के साथ उस सेक्टर को चलाना है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कितनी एसओपी जो है वो शादी हॉल्स में फॉलो होती है, कितनी एसओपी मार्केट्स में फॉलो होती है, कितनी एसओपी जो है वो रेस्टोरेंट्स में फॉलो होती है या स्कूल्स में फॉलो होती है। ये हम सबके सामने है और अल्लाह ना करे, क्योंकि पिछले तकरीबन 12-13 दिनों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस में इजाफा हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोग आए हैं उनमें इजाफा हो रहा है और बहुत ऑब्वियस तीसरी लहर इस वक्त मौजूद है। आपको पता है कि परसों हमने 1600 केसेस रिपोर्ट किए, इससे पहले हमने 24 जून को 1600 केसेस रिपोर्ट किए थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो सेकंड वेव में भी केसेस नहीं आए, उस केसेस जो है वो फर्स्ट वेव वाले केसेस जब हमारे पास आने शुरू हो गए, तो वी हैव टू टेक मेजर्स। हम जब तक के मेजर्स नहीं लेंगे
लोग ये समझ रहे हैं जब हम रिलैक्स करते हैं किसी नोटिफिकेशन को या किसी भी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन को, तो लोग ये समझते हैं कि शायद कोरोना चला गया। लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हम एसओपीज के साथ जिंदगी गुजारनी होगी, और अगर हम एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो इस तरह की सख्तियां जो है वो हमें बहरहाल करनी पड़ेंगी। इस वक्त एक बहुत तेज लहर आई हुई है जिसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। खासतौर पर पंजाब के जो हमारे 7 बड़े शहर हैं जहाँ पर केसेस काफी इजाफा देखा गया है कि वहां पर उनको ऐसे मेजर जरूर लें जिससे कि इसकी जो इंक्रीज है उसको अरेस्ट किया जाए। ठीक है कैप्टन उस्मान साहब, ये कहिएगा, अब तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लॉकडाउन के ऑप्शन की तरफ जाया जा रहा है, जो बिलाशुबा अच्छा फैसला है। अब क्या टेस्टिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी, लोगों को इस तरफ लेकर आया जाएगा? लोग अब टेस्ट उस तरह से नहीं करा रहे हैं क्योंकि एक वो जो खौफ लोगों के ऊपर कोरोना का था वो कहीं ना कहीं बहुत कम होकर रह गया है। तो अब बहुत जरूरी ये है कि अगर आपने फैलाव की शिद्दत को रोकना है तो टेस्ट भी आपको मजीद लोगों के ज्यादा करने होंगे। इसके लिए क्या किया जा रहा है? की बात करें तो टेस्टिंग हमारी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो तो तकरीबन 28-29 हज़ार टेस्ट करने की है रोजाना की, लेकिन 14-15 हज़ार टेस्ट होते हैं, तो टेस्टिंग में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात आपने दुरुस्त की कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। लोग अब अस्पताल में सिर्फ तब जाते हैं जब अस्पताल में उन्हें जाने के लिए, यानी कि उनके लिए एडमिशन नागुज़ीर हो जाता है, यानी जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो तब वो हॉस्पिटल जाते हैं। आमतौर पर लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। अब ये थोड़ी सी कंप्लेसेंसी देखने में आई है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम्स हैं, जो हमारे लोग जिम्मेदार हैं, कि जब उन्होंने किसी भी पॉजिटिव शख्स के पॉजिटिव होने के बाद जाके उसके अजीज़ व अकारिब का टेस्ट करना होता है, तो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। हम एक कॉन्टैक्ट के पीछे या एक पॉजिटिव केस के पीछे 20 टेस्ट करते हैं, यानी कि 20 से मुराद ये है कि उसके आसपास हम गुंजाइश नहीं छोड़ते। हम कोशिश होती है कि जिन मुमकिन लोगों के साथ उसने इंटरेक्ट किया हो पिछले चंद दिनों में, तो वो रिजीम हमारी मौजूद है और उस रिजीम पे हम अमल कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो शख्स पॉजिटिव होता है वो अपने आप को कितना पाबंद रखता है कि उसने किसी और से नहीं मिलना और घर में रहना है, और उस असना में जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाता वो खुद कितना जिम्मेदार है या कितना जिम्मेदारी का एहसास करता है। कैप्टन साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। जो नोटिफिकेशन आपकी जानिब से जारी किया गया है हमारे पास अभी इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे कराना है उसके लिए भी क्या कोई हिकमत अमली बना ली गई है? अब मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है जी, काइंडली आप अपना सवाल रिपीट। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो नोटिफिकेशन आपकी जानिब से अभी जारी किया गया है उसकी डिटेल्स हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की हैं, तो सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूं कि अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए क्या कोई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है कि पाबंद किया जाए लोगों को कि मार्केटें भी 6 बजे बंद हों? जो डिटेल्स बताई गई हैं उसके मुताबिक कोई मॉनिटरिंग भी की जाएगी? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बहुत सख्ती के साथ हिदायत की गई है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। हमारे उस ऑर्डर के अंदर भी हमने पर्टिकुलरली हिदायत की है तमाम पुलिस अफसरान को और इंतजामिया के अफसरान को कि उन्होंने सख्ती से इस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद करानी है, और अगर हम इस पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर तो नोटिफिकेशन इशू करने का फायदा नहीं। सो ये खास तौर पर इन 7 शहरों में जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है, वी विल मेक श्योर दैट द कंप्लायंस लेवल इज बेटर देन बिफोर। ठीक है कैप्टन साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे चैनल के तवस्सुत से? मुझे आवाज कट रही है, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने ये पूछा है कि एग्जैक्टली मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि प्लीज ये जो इस वक्त तीसरी लहर हमारे सामने आई हुई है इसके हवाले से प्लीज आप मेक श्योर करें कि हम अपनी एसओपीज को इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और कलेक्टिव लेवल के ऊपर भी जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद करें। जब हमें शायद ये आदत अपना लेनी चाहिए कि अगर किसी शख्स को मास्क के बगैर देखें तो उसको जरूर टोकें एक दफा कि प्लीज आप अपना मास्क पहन लें। आमतौर पे लोगों ने अपना मास्क नीचे चिन के नीचे किया हुआ होता है बात करने के लिए, तो बात करते वक्त ही तो जरूरी होता है कि वो मास्क पहने, क्योंकि अगर वो इन्फेक्टेड है तो बात करते वक्त वो इन्फेक्शन फैला रहा होता है। तो इसलिए उसको टोक दिया जाए। हम कलेक्टिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। ये चंद बेसिक बातें हैं, बार बार हमने रिपीट की हैं, बार बार आप लोगों ने रिपीट की हैं। इसको एक दफा याद करने की जरूरत है अपने और अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक और जरूरी पैगाम ये देना चाहूंगा कि इस वक्त हमारी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है एल्डरली की। जितनी भी दुनिया के अंदर इस कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा जो इफेक्ट किया है वो एल्डरली पॉपुलेशन को किया है। तो प्लीज आप अपने एल्डर्स को जो 60 ईयर्स एंड अबव है 1166 पे अपना CNIC नंबर भेज के उनकी रजिस्ट्रेशन करवाइए और उनकी वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि जल्द से जल्द हम अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन या कम से कम वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप कर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कैप्टन उस्मान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। और ये जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की उस पर भी रोशनी डाली, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी अपडेट्स भी हमने आप तक पहुंचा दी हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खबर है जी सर्विसेज अस्पताल से, जहां पर हालात ये हैं कि तीनों सीटी स्कैन मशीनें खराब हैं, इलाज मुआवजा मुतासिर है। मशीनें खराब होने से मरीज दर बदर हैं। समरू साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो बस इतना कहूँगा, यहाँ पे महकमा सेहत कहाँ है? जो महकमा सेहत का असल काम है वहाँ पे महकमा कहाँ है कि जिसका बरह रास्त ताल्लुक आम इंसान की सेहत के साथ है। कल सर्विसेज अस्पताल में आपको पता है एहतजाज हो रहा था, इलाज मुआवजा बंद था। कितना बड़ा एक तजाद है बिल्कुल कि एक तरफ आप इंसानों की जिंदगी बचाने के नाम पर उनसे रोजगार छीन लेते हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ जो आपका बुनियादी काम है कि इंसानों की जिंदगी महफूज बनानी है महकमे ने, और वो फैसिलिटी मौजूद है, वहां पे आप खामोश हैं। क्योंकि वहां पर और उन दोनों, मैं फिर यही कहूंगा, क्या मफादात का टकराव है? बिल्कुल। अगर मफादात का टकराव नहीं है तो फिर आप अस्पतालों के अंदर 6 महीने पहले इतनी गैर संजीदा सूरत हाल है। देखिए 3 सिटी स्कैन हैं सर्विसेज अस्पताल में। रेडियोलॉजी ब्लॉक के अंदर सिटी स्कैन की मशीन बंद, खराब। आपकी इमरजेंसी ब्लॉक में सिटी स्कैन की मशीन खराब। आपकी आउटडोर पेशेंट जो वहां पर आते हैं उनके लिए जो सिटी स्कैन मशीन है वो खराब। अब सर्विसेज अस्पताल की ये तीनों मशीनें खराब होने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? कोई अच्छा, आप अगर कह देते हैं कि अस्पताल की इंतजामिया पर होती है और इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, तो फिर महकमा क्या कर रहा है? महकमे की क्या जिम्मेदारी है? सर यहाँ पे आवे का हवा बिगड़ा है। नहीं, हमारे यहाँ महकमे जात अपना काम करने के अलावा दीगर सारे काम करते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो उनकी डोमेन में नहीं आते वो बाकी सारे काम में इंटरफेरेंस करेंगे। तो बड़ी सादा सी बात है कि आप इंसान जो जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं वहां पर, उनको जो सहूलत है बुनियादी, इतने महंगे टेस्ट कौन करा सकता है? कोई आपने ये मशीनें अवामी टैक्सों के पैसों से खरीदी हैं, बिल्कुल जेबों से नहीं खरीदी ब्यूरोक्रेसी ने, वजीरों ने, हुकूमत ने अपनी जेब से पैसे नहीं लाते। वो अवाम से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उस टैक्स की खरीदी हुई मशीनें हैं। अब मसला क्या होगा? मसला ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इन मशीनों की मेंटेनेंस के लिए उनके पास अपना कोई बंदा नहीं होगा जो उनका अपना मुलाजिम हो। अच्छा, होता ये है उम्मी तौर पर जिस कंपनी की मशीन होती है उसी के ही आपको इंजीनियर्स और लेबर्स आपको वहां से मिलती है। आप उनको कॉल करते हैं, और मुझे तो लाहौर में भी ऐसे केसेस है कि बहुत सारी मशीनों की मेंटेनेंस यहाँ होती नहीं। इस्लामाबाद से लोग आते हैं या कराची से लोग आते हैं, वो आके यहाँ पे मशीनों की मेंटेनेंस करते हैं। तो आपके पास ये 2 इश्यूज होंगे। हर 2 में से जो भी इशू है, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। और जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को आप देखिए 6 महीने पहले जो है मशीन नस्ब हो रही है, वो भी खराब है। आप अंदाजा कर सकते हैं। आप देखिए कि पब्लिक की सेहत इतनी ही ज्यादा अजीज है, तो अपना काम आप पहले टॉप प्रायोरिटी पे करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है सुमरू साहब? कल डॉक्टर से एहतजाज कर रहे थे सर्विसेज हॉस्पिटल में, आउटडोर में भी काम बंद था। मरीजों के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि एक दिन हम ये खबर देते हैं कि डॉक्टर्स इलाज मुआवजा बंद करके बैठे हैं और वो मरीजों के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि मुफ्त अद्वियात मिले। दूसरे दिन हम ये खबर दे रहे हैं कि जी सर्विसेज अस्पताल में मशीनें खराब हैं, तो लोग इलाज कैसे कराएंगे? तीसरा दिन भी बताया ना, तीसरे दिन ये खबर दे रहे हैं कि महकमा सेहत ने ये काम नहीं किया, लेकिन मार्केटें बंद कर दी हैं। ये हालात हैं, तो संजीदगी का आलम क्या है वो आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, जहां पर हम ये मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे, वहीं पर आपको मैं ये भी बताती चलूं कि जो हमने सेगमेंट शुरू किया है जिसमें आप क्या कहते हैं, आप अपने मसाइल से भी हमें आगाह करते हैं, तो आज हमारे इस सेगमेंट में आप क्या कहते हैं आपको वो भी दिखा देते हैं। ये शादरा का इलाका है, शादरा चक्कियाँ, जहाँ पे ये इंक्रोचमेंट के हवाले से ये तजावज़ात ये आपको कहते हैं, सड़क के दोनों तरफ में तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं कि आम आदमी का गुजरना भी मुश्किल है। जहाँ पर ये साथ ही अपना ये दोनों रोड है, मोबाइल मार्केट, जहाँ पे चंद हफ्ते पहले आग लग गई थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच पाई थी। ये देखें दोनों तरफ में जी, तो ये शहरी हैं शाहदरा के रिहायशी सुमरू साहब, दोनों तरफ रोड के वो दिखा रहे हैं कि तजावजात के भरमार है, और कुछ दिन पहले यहाँ पर आग भी लग गई थी, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती है। ये वो मसाइल हैं जो शहरी अपने इलाकों के बता रहे हैं। तो क्या ये तजावुजात का मसला शहर में कभी हल होगा या नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें। तो इस पर बयानात आते हैं और 6 महीने बाद एक ऑपरेशन होता है हुकूमत की जानिब से 1 दिन के लिए, और उसके बाद उस तजावुजात का ऑपरेशन सिर्फ यही होता है, रेडियाँ उठाते हैं,
टाउन वाले आते हैं, वो रेडियां उठा के ले जाते हैं और वो बंद करा वो देते एकदम हैं और पकड़ सामान धकड़ उठा नजर लेते आती है और पता चलता है जितना ऑपरेशन हो गया। जितना तय बाजार होते हैं उनको तय लगा दी जाती है बस। उसके बाद फिर अगले दिन जो है या 2 दिन बाद दोबारा से वैसे ही होता है। क्यों ऐसे वैसा होता है कि वो टाउन इंतजामिया के वो मुतलका मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जिनके दायरे में वो इलाका आता है वो साथ मिल जाते हैं। सही सही। वो वहां से फिर भत्ता लेते हैं। भत्ता ही हुआ ना बिल्कुल कि सही आप कह रहे हैं हमें भत्ता ये दें, भत्ता अपना ही होता काम है। करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, जब ऊपर से दबाव आता है वो फिर वो कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो सोसाइटी के पब्लिक रिलीफ के हकीकी मसाइल हैं उस पर हुकूमत का कोई सरोकार नहीं है, हुकूमत उस पर कोई संजीदा नहीं है। लेकिन बाकी मामलात में हुकूमत जो है वो आपको अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल करते नजर आएगी, बहुत प्रोएक्टिव होगी और आप कहेंगे वाह जी वाह, हुकूमत से तो ज़्यादा कोई मुतारिक है ही नहीं। लेकिन जब आप उसके ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बैठ के उसका मुहासबा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फैक्ट्स देखेंगे तो सब कुछ आपको मुतज़ाद बिल्कुल आपने सही कहा, सब कुछ आपको मुख्तलिफ नजर आता है। थैंक यू सो मच उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसी तरह से आप अपनी वीडियोस हमें भेजते रहें, आपके इलाके का जो भी मसला है हम अपने सेगमेंट आप क्या कहते हैं हमें ज़रूर शेयर करेंगे और जिन लोगों का काम है उनको जगाने की हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि ये हमारा काम है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद शो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। खूब मज़ा आता है कि जब आप बहुत मज़े की नींद सो रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि सुबह छुट्टी है, आपने दफ्तर नहीं जाना, संडे है, बड़े अच्छी सी नींद होती है। और जिस दिन आप बार बार आराम देखते हैं, ऑफिस जाने का टाइम होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, तो ऑफिस तो आना ही है। लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है कि वाकई आप पुरसकून हो जाते हैं। बिल्कुल, आप अगर अच्छे तरीके से सो रहे हैं तो प्रॉपर टाइम की नींद ले रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए भी उतनी अच्छी है। और अगर आप मुकम्मल और प्रॉपर टाइम नींद लेकर अपनी जॉब पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। आज है 13 मार्च और आज वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है। नींद की अहमियत क्या है, एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में कितना सोना चाहिए, नींद कितनी लेनी चाहिए, कितने घंटे की, और फिर अच्छी खुराक से नींद का ताल्लुक क्या है। अच्छी खुराक से आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, कुछ लोगों को तो कम ख्वाबी की बीमारी भी होती है। अब इसकी वजूहात क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरी पूरी रात सोते नहीं हैं। और फिर रात का सोना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दिन में सोते हैं, रात की नींद का कोई नेमुल बदल नहीं होता। कुदरत की तरफ से एक जो चीज़ बन रही है, कुदरत का निज़ाम है, बिलाशुबा अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे। खैर, नींद की अहमियत क्या है, एक नॉर्मल इंसान को कितनी नींद लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग भी हैं, वो असल में मैं कहती हूँ जी, बहुत ज़्यादा सोने वाले वो लोग हैं जो कि अक्सर अपने काम से भी जो है वो जान छुड़ाते हैं, सुस्त किस्म के लोग होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं खुराक का अच्छी नींद से क्या ताल्लुक है और किस तरह से आप अच्छी खुराक खा के अपनी नींद को अच्छा कर सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाई मौजूद है, आयशा नासिर, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। और आज जितनी फ्रेश लग रही है ना, मुझे लग रहा है आप प्रॉपर नींद के साथ आई हैं। हाँ। मुझे बताएं क्या अहमियत है नींद की? देखिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ना आपकी नींद पूरी होना ज़रूरी है। मतलब अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ब्लंडर पूरे दिन में चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहेगी, आप अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी दोनों फिजिकली एंड मेंटली आप सही तरीके से अपनी जो बेस्ट एनर्जी है वो नहीं दे सकेंगे। अब हमें सुनने में ये लगता है कि अच्छा मेंटल काम है, फिजिकल काम है, जो लोग काम करते हैं, वर्किंग लेडीज़ या जो लोग वैसे ऑफिस जाते हैं, सिर्फ उनके लिए नींद ज़रूरी है। एक मज़दूर से लेके एक हाउसवाइफ से लेके एक बच्चे तक सबके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आप टाइम पे अपनी नींद पूरी नहीं करते, लेटर ऑन इन लाइफ स्ट्रोक के, हार्ट के जो बीमारियां हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उस वक्त फिल वक्त तो आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई भी है, आप परफॉर्म भी नहीं सही तरीके से कर पा रहे। अगर कोई बच्चा है तो वो क्लास में गुनूदगी आई हुई है, वो पढ़ नहीं सही पा रहा, उस वक्त एट दैट मोमेंट तो आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो आयशा, हम गुफ्तगू का सिलसिला तो जहान है, तो अगर जिंदगी रहेगी तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह ये मेले, ये रौनकें दोबारा से ऐसे बढ़ती रहेंगी। आयशा की तरफ हम चलते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आयशा, मुझे ये बताइएगा, समटाइम ऐसे होता है कि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली होती, और मेरे साथ तो अक्सर ये ऐसे होता है कि मैं बातें भी कर रही होती हूँ, मुझे पता नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल। और ये होता क्या है, ये आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल जो स्टेट है उस टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। वही बात कि नींद आपकी पूरी नहीं हुई। अब नींद पूरी ना होने को हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उसकी वजह में जाने की कोशिश ही नहीं करते। ना आजकल जितना एंग्जाइटी और स्ट्रेस का इशू चल रहा है, हर बंदे को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है।
मुझे याद है मेरे फैमिली में किसी को रिकमेंड किया गया कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एंड वो बंदा इतना ऑफेंड हुआ कि मुझे पागल कह दिया। हाँ। वही, हालांकि आजकल जितना स्ट्रेस है, जितनी बिजी लाइफ है, आप सबको साइकोलॉजिस्ट की, हम सबको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अब हम लोग साइकोलॉजिस्ट से सेशन नहीं लेते, हम अपने सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल कोरोना, अभी आपने बताया कोरोना आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हर एक के शुरू होने वाले हैं, एक दफ़ा दोबारा से शुरू होने वाले हैं। हमारा अब सारा का सारा जोर खाने पे निकलेगा। बाहर जाने के लिए जो हमारी पार्क्स वगैरह की एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी बंद हो जाने लगी हैं। अब स्ट्रेस दोबारा एक दफ़ा बढ़ेगा। अब जब स्ट्रेस बढ़ेगा इंसान लिटरली पागल हो सकता है। स्ट्रेस से हम इस चीज़ को समझते हैं, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपको किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी, हम लोग रूट कॉज में ही नहीं जाते। अगर कोई स्पेशली पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बच्चा पैदा करने के बाद माएँ अक्सर पूरी रात जाग रही होती हैं, बगैर वजह के जाग रही होती हैं, और शौहर बड़े क्लिनिक में आके मुझे कह रहे होते हैं ये इसकी तो आदत है, ये तो पागल है, ये तो ऐसी जागती होती है। भैया आप वजह तो देखें वो क्यों जाग रही है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपकी वाइफ, तो कोई अगर नहीं सो रहा, किसी की नींद नहीं पूरी हो रही, रूट कॉज जाने, फिर उस रूट कॉज को ट्रीट करना इंतहाई ज़रूरी है। वही बात कि अगर हम उसको अनडायग्नोज अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं, वो ये शिकायत करती हैं कि उनका बच्चा लेजी बहुत है, कभी यहाँ गिरता है, कभी यहाँ गिरता है, क्लासरूम में भी वो सही तरह से परफॉर्म नहीं करता, स्कूल से आपको शिकायतें आ रही हैं। उसमें मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि माएँ भी नज़रअंदाज कर देती हैं, वो है प्रॉपर नींद। अब एक हमारे यहाँ ट्रेंड बन चुका हुआ है ना, कोविड की वजह से भी वो सारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई कि हमारे अपने घर में ये था, बच्चे रात को लेट तक जाग रहे थे। अब वो दोबारा से रूटीन में आते हुए भी अगर 2-3 दिन हुए बच्चों ने स्कूल जाना ही शुरू किया, फिर एक दफ़ा से स्कूल बंद। प्रॉपर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नींद लेना, दिमाग का एक्टिव होना, क्लास में उनका मौजूद होना, क्या ताल्लुक है इसका नींद से? देखिए, अगर आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई, आजकल सबसे बड़ा फैक्टर ये आ रहा है, हम लोगों ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ। बच्चे का जब दिल करता है वो टीवी देखता है। हमारे ज़माने में, वही मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमारे ज़माने में तो बहरहाल हमारे ज़माने में जैसे माएँ कहती होती है, बड़ा डिसिप्लिन होता था। पुराना ज़माना नहीं है ना, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन था। 10 बजे के बाद मुझे तो टीवी देखने की इजाज़त, जब हम बच्चे होते थे टीवी देखने की इजाज़त नहीं होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अब माँ भी टीवी देख रही है, बाप भी टीवी देख रहा है, बच्चे भी साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई। अब जब वो क्लास में जाके बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा, वहाँ से उसका, देखिए बहुत सारी चीज़ें उसकी क्लासरूम से स्टार्ट होनी है, उसकी क्रिएटिविटी, उसका फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें आपने एट स्टेक रखनी सिर्फ इसलिए कि बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई। और चूंकि माँ बिजी थी तो माँ ने इस चीज़ पे या बाप ने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है क्लास में। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो एकेडमिकली पीछे रह रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी पीछे रह रहा है। आपका बच्चा हर चीज़ में पीछे रह रहा है, और आप जितनी मर्जी उसको ट्यूशन भेज दें, आप जितनी मर्जी उसको अकेडमी भेज दें, अगर आप उसकी नींद ही पूरी नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है वो उन सारी चीज़ों के साथ पूरा है। अच्छा, अब कुछ बच्चे वो भी हैं जो हर वक्त सोए ही रहते हैं और इंतहाई लेजी वो सोने की वजह से हो जाता है। हमारी अपनी टीम में एक हमारा मेंबर ऐसा है, इंतहाई सुस्त रहता है, मीटिंग हो रही है वो सो रहा है। उमर, मैं आपका जिक्र कर रही हूँ, अगर आप सुन भी रहे हैं, अब मुझे बता दें, एक नॉर्मल इंसान को प्रॉपर पूरे एक दिन में 24 घंटे में कितनी नींद लेनी चाहिए, कितना टाइम सोना चाहिए? एक नॉर्मल अडल्ट को 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए, और जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती जाती है 50-60 पे आपको 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं सोना। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है वो सोता रहता है, जैसे जैसे आपकी उम्र कम हो रही है आपका नींद का टाइम जो है वो कम होता जाना चाहिए। 60 के बाद 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं सोना। हमारी एज में 7 to 8 आवर्स सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना। 7 to 8 आवर्स सोना और है, तो जो लोग ज़्यादा सोते हैं वो अपना आयरन टेस्ट करा लें। HP और फेरेटिन 2 टेस्ट होते हैं, ये ज़रूर करा लें। वही बात कि हम लोग देखते नहीं है कि ये सो इतना ज़्यादा क्यों रहा है, HP एंड फेरेटिन का टेस्ट जो है वो फ़ौरन करा लिया। सही। अच्छा, मुझे अब ये भी आयशा बताइएगा, समटाइम लोग कहते हैं कि अच्छी खुराक का भी नींद से ताल्लुक है। अच्छी खुराक का क्या ताल्लुक है, और आपकी डाइट और नींद, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? चाय का कप मैंने उठते साथ ही पकड़ा है। यही मैं बेड पे जाके पीना शुरू कर दूं और साथ खोल लूं इंग्लिश सीजन्स, तो मुझे नींद नहीं आएगी। इसी तरह कैफीन अगर आप 6 बजे के बाद लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। पहली चीज़, आपकी डाइट के अंदर मैग्नीशियम होना चाहिए। अब मैग्नीशियम का हमें पता ही नहीं, हमने कैल्शियम और आयरन पे सारा जोर दिया हुआ है, मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस का हमें पता ही नहीं है। मैग्नीशियम बेसिकली स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम यानी हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, नट्स वगैरह कम है तो आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब डेफिशिएंसी से क्या होगा? स्ट्रेस, एंजाइटी, बेवजह का स्ट्रेस जो बैठे बैठे हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, एक अजीब उदासी हो रही है, कोई वजह भी नहीं है, स्ट्रेस है, तबीयत में चिड़चिड़ापन है, वो मैग्नीशियम की कमी की वजह हो सकता है। हरे पत्ते वाली सब्जियों का, नट्स का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें। इसके अलावा कभी कभी कोई एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसको हम नींद से बेहतर कर सकते हैं, जैसे
अगर आपको पता है आपको स्ट्रेस है, कैमोमाइल टी बहुत अच्छी है, आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड पे जाने से 40 मिनट्स पहले कैमोमाइल टी इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड की कैमोमाइल टी 1 से 2 साशे मग में डाल के, जैसे ग्रीन टी पीते हैं वैसे ही आप उसका इस्तेमाल करें, नींद बेहतर हो जाएगी। हल्दी दूध बहुत इफेक्टिव है, दूध को वैसे ही कहा जाता है दूध जो है वो नींद लाने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसीलिए लोग जो है इसको नाश्ते में नहीं लेते कि नाश्ते में दूध पी लिया तो पूरे दिन फिर नींद ही आती रहेगी। लस्सी के बारे में हम सब जानते हैं, वो भी नींद लाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो हल्दी दूध या लस्सी वगैरह का अगर आप इस्तेमाल 6 PM के बाद करते हैं, इससे नींद आएगी। कैफ़ीन का इस्तेमाल या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी नींद उठ जाए वो आप 6 PM के बाद कर लेते हैं तो आप जागते रहेंगे। मैग्नीशियम अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ग्रेलिन लेप्टिन 2 हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाएगा एंड वेट बढ़ेगा। अच्छा, एक जाते जाते जरूरी चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। मैंने तो सुना है कि प्रॉपर नींद अगर आप लेते हैं तो आप चेहरा भी आपका खुशनुमा दिखता है और आप बड़े हसीन हो जाते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आपको देख के यही लगता है लेकिन बहरहाल ये वाकई फैक्ट है कि अगर आपकी देखें वही बात, आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो उठने को ही दिल नहीं करता बंदे का, तो उसको उसकी चेहरे पे एक चिड़चिड़ापन नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, नींद की कमी जो है या नींद का पूरा ना होना आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कहीं ना कहीं नजर आता है। सही, तो आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अच्छी ग़िज़ा के साथ अच्छी नींद आप लेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी जल्द भी खुशनुमा रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम हर रोज़ बागों के शहर के हालात आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह से कचरा कुंडी का मंजर शहर जो है पेश करने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों से आप ही अपनी वीडियोस बना के हमें भेजते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि जी हमारे इलाके का मसला हाईलाइट कीजिए ताकि यहाँ पर LWMC की टीम पहुँचे और यहाँ पर सफाई का अमल जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ऑब्वियसली गंदगी में रहना जो है, क्योंकि सफाई तो निस्फ़ ईमान है, सभी लोग इससे परेशान थे। ताफुन फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों से हमें ये मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि उनके इलाके में सफाई की ज़रूरत है। अब एक मौसर हिकमत अमली के साथ LWMC को चलना है। पहले भी हमने बहुत बड़े बड़े दावे देखे कि 72 घंटों का काम 24 घंटों में करके दिखा दिया जाएगा, लेकिन जब तक इतने बड़े शहर में प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, शहर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम नहीं किए जाएंगे, मशीनरी, फिर आपकी लेबर, सब चीज़ें जो है अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या प्लान किया गया है? शहर क्या कभी साफ नज़र आएगा भी? ये ख्वाब हमारा शर्मिंदा ताबीर होगा भी या नहीं? इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। दुर्रे नायाब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनके साथ मौजूद हैं जी CEO LWMC मिस्टर इमरान अली सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? दुर्रे नायाब, आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जिस तरह से आगाज़ में कहा, इमरान साहब आप ऑफेंड हो रहे होंगे कि इतने शिकवे शिकायतें गिले, लेकिन थैंक यू सो मच, आप ये शिकवे शिकायतें सुनने के लिए यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं। क्या कहेंगे, बागों के शहर का हुस्न जो है वो हमें एक मुख्तलिफ ही शक्ल अब नज़र आना शुरू होगी, क्यों है ऐसा? मैम, वेस्ट सर्विसेज को देने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरी मटीरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 हज़ार सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो गली मोहल्ले को साफ़ भी करते हैं, लेकिन उसको वहाँ से छोटा जो बेसिक मटेरियल जो पहला है वो हैंड कार्ट है। हैंड कार्ट से मिनी डंपर से बड़े डंपर से लेकर कॉम्पैक्टर्स, ये सारी मशीनरी जो थी वो हमारे पास नाकारा है, कम है, जिसकी वजह से वो क्वालिटी सर्विस देने में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं। और जो भी आप ये वेस्ट क्राइसिस देख रहे हैं, फेस किया है, मीडिया ने सिर्फ हाईलाइट किया है, बहुत सी डिसीजन मेकिंग हमें करवाने में हेल्प भी की है, उसका सबसे बड़ा वजह जो थी वो मटीरियल रिसोर्सेज ना होना था। सही। अच्छा दुर्रे नायाब, हम पिछले मॉडल को मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करी थी, क्योंकि जब मैं सुबह उठ के जाती थी, दफ्तर आती थी, मुझे हर जगह सफाई होती प्रॉपर नज़र आ रही होती थी। आप क्या समझते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले जो हमारा पूरा मॉडल सफाई का था, अब जो हालात चल रहे हैं, और अब अच्छा खासा दिसंबर के बाद सब तक टाइम गुजर चुका है, 2, 3, 4 महीने हम शहर को साफ नहीं कर पा रहे, आप क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, ये कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। 31 दिसंबर को एक्सपायर हुआ इनका प्रोजेक्ट, और सारा जो टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स के जाने के बाद मुश्किलात हुई वो भी हमने सबने देखी। अब मुख्तसर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर उसको फैसले कर लिए जाते जो सिर्फ CEO के हाथ में डेफिनेटली नहीं थे, गवर्नमेंट ने करने थे, CM सेक्रेटेरिएट ने करने थे, चीफ सेक्रेटरी तक के लेवल के
फैसले थे और फिर अब मेंगल साहब आए हैं सखी लोकल गवर्नमेंट, तो चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हुई हैं, मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है और जो फैसले ये पहले दिसंबर 2020 में रख के बैठे हुए थे उन्हीं पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है कि भाई आप ठीक है सारा ना करें, आप 7 साल का जो पूरा होल सोल कॉन्ट्रैक्ट था अरबों रुपया उसमें लगाया जाता था वो ना करें, आप पैसे भी बचाएं, पैसे बचाने के साथ साथ टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स करके आरजी कॉन्ट्रैक्ट्स करके सेकेंडरी प्राइमरी को ले जाके आप उस तरह उसके अंदर मशीनरी को एडप्ट करें, अपने रिसोर्सेज बनाएं, अपने कंटेनर्स इंस्टॉल करें, अपनी छोटी मशीनरी से लेकर बड़ी मशीनरी तक जितनी आपने बचत तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए बचत कर ली है गवर्नमेंट ने, जो पैसे गवर्नमेंट देती थी टर्किश कंट्रैक्टर्स को आपने वो बचा के रखे हुए हैं, लेकिन अब उसको इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के लिए इनको परमिशन की ज़रूरत है जो नहीं दी। और बोर्ड ने आपने देखें कि बोर्ड में कितना ज़्यादा मसाइल आए, कभी छतों से लगाए, कभी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, कभी बोर्ड के खिलाफात हो गए, 2 मेंबर रिजाइन कर गए, फिर दोबारा मेंबर पूरे किए, तादाद गिनती पूरे करते करते हमारे सेनेट कलेक्शन की तरह इनके भी पसीने निकल गए और शहर में जो हालत है इस वक्त वो यही है कि रिसोर्सेज कम है आपके पास और आपके पास बैकलॉग ज़्यादा है और अब आपको रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए पैसे भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इनको दे। बिल्कुल आपने सही कहा। इमरान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पिछला मॉडल भी आपके सामने एसएफआई का, अब है क्या लोग उसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से शहर साफ था, आप क्या समझते हैं उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकते? क्या उससे वाकई बहुत ज़्यादा पैसों का ज़िया हो रहा था? उसमें आपको क्या नकाइस लगते हैं? मैम अब हम एक गरीब मुल्क हैं और गरीब शहर हैं, उसमें जब भी हम एक इंटरनेशनल कंट्री को लेकर आते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं और आपको स्किल ट्रांसफ़र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की ने हमें बहुत सिखाया भी, हमें बताया भी कि वेस्ट को क्या करना है। वो बहुत सी ऐसी मशीनरी लेके आए, जब वो 2010-11 में थे तो कॉम्पैक्टर्स वगैरह मशीनरी पाकिस्तान में नहीं थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी यहाँ के लोकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बनाना शुरू कर दिया। अब 10 साल बाद हम ये समझते हैं कि वो इंडस्ट्री भी है, वो मटीरियल भी है और LWMC ने वो काम करना सीख भी लिया। अब हम लोगों के लिए भी, शहरियों के लिए भी बेहतर है कि हमारा पिछले साल का जो बजट है वो तकरीबन 13-14 अरब को टच कर रहा था। हमें अब जो पिछले 1-2 फैसले बोर्ड की मीटिंग में हुए हैं उसमें वो तमाम मटीरियल रिसोर्सेज को पूरा करने की अख्तियार मिल चुका है। अगर हम वो मटीरियल रिसोर्सेज ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले 4 से 5 माह में जो टर्किश स्टैंडर्ड्स थे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, उनको मीट कर लेंगे। सही। और उससे बेहतर सफाई इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, फिलहाल जो शहर की हालात हैं, अभी हमें हर रोज़ कोई 5-6 इलाकों से वीडियोस ऐसी मौसूल हो रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सी दुरे ने आप कल हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाई कि एक जगह पे कूड़ा बहुत ज़्यादा पड़ा और किसी ने ऊपर लिखा है दरखास्त है सिटी 42 से किस तरफ तवज्जो दिलवाई जाए। तो ये चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं कि लोग हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इनको नहीं अच्छी लगती क्योंकि कंपनी अपने देखे ना रिसोर्सेज ना होने से, फैसले ना होने से कंपनी अपना एतमाद खो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही है। और किसी भी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी। उसको ये अंदर से गट फीलिंग होगी कि ये नहीं होना चाहिए था, हम कर सकते थे, फैसले हो जाते, मशीनरी मिल जाती, पैसे हमारे पास पड़े थे, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी है कि कंपनी को गंदा ही इतना कर दिया गया, उसको इतने इल्जामात उस पर लगा दिए गए, इतनी चीजें हुई कि इन्होंने पैसे इतने खा लिए, इतना अरबों का बजट खा गए और ये हो गया, तो उससे भी डिमोरलाइज होता है। ये तो इन्हीं की हिम्मत है, वरना 4-5 CEO तो हिम्मत हार के भाग चुके थे। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो इमरान साहब मुझे प्लान बताइएगा, अब हमने शहर को साफ देखना है, क्या प्लान, कुछ चेंजिंग की गई है, किस तरह से इलाकों को साफ किया जाएगा, क्या ड्यूटीज में कुछ इजाफा किया गया है? मैं बहुत मुख्तसर बताऊंगा। जी जरूर। टर्किश अपने पीक में पूरे शहर को 450 गाड़ियों से साफ करते थे। जब 31 दिसंबर के बाद ये एसेट हमारे पास आए, इसमें से आधी से ज़्यादा ख़राब थी। अब इसको मेंटेन करवाने में हम 300 गाड़ियाँ सड़क पे लाने में कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी जो पिछला 2-3 हफ्ते से क्राइसिस रहा है, हमारे पास 150 के करीब व्हीकल्स कम थी। अब हमने 2 महीने का तो एक स्मॉल ठेका किया जिसमें कुछ गाड़ियाँ रेंटल ली हैं 150 के करीब। तो 450 गाड़ियाँ हमारे पास आ गई हैं जो पिछले 2-3 दिन से लाहौर को, शहर को साफ़ कर रही हैं। पहला तो बैकलॉग को क्लियर करना है, इसको अगले हम 4-5 दिन लगा के लाहौर को जीरो वेस्ट में ले आएंगे। अब चूँकि अब अगले क्राइसिस में नहीं जाना चाहते, ये पूरी इसमें जान लगाएंगे। हमें मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए होगी, हमसे गलती होती है आपने निशानदेही करनी है। अगला मॉडल बड़ा सिंपल है, जो तकरीबन हम टर्की को दिया करते थे वो 1 साल का 10 अरब देते थे। हमने अपना तखमीना लगाया है, ये तकरीबन सारी की सारी मशीनरी हम 4 अरब में ख़रीद सकते हैं। अच्छा। और स्टेट को वापस 6 अरब की सेविंग दे सकते हैं। इस 4 अरब में हम अगले 3 से 4 माह में 950 नई व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, 6000 के करीब कंटेनर आ रहे हैं। अगर ये 2 चीज़ें अगले हम 2 से 3 माह में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बेहतर समझ सकती हैं कि 450 गाड़ियों को हम रिप्लेस करेंगे
नई 950 गाड़ियों से इसमें 6000 कंटेनर आ जाएंगे, ना तो कूड़ा नज़र आएगा और कूड़े को हम छुपाएंगे नहीं, उसको फिर हम उसकी जो बेसिक जगह है लैंडफिल साइड वहाँ लेके जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह में दोबारा अपनी सड़क पर वापस आ जाएगा। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफाई हो रही है सिर्फ पोश इलाकों में, हमारे इलाकों में LWMC के वर्कर नहीं पहुंचते हैं और आवाम की सुनवाई कहीं पर नहीं होती है। कोई ऐसी जगह जहां पर अगर किसी इलाके में कूड़ा है वहां पर टीम नहीं पहुंच पा रही है तो कोई शिकायत दर्ज करा सके लोग अपनी? जी मैम, हम अपने सिस्टम को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। वो ये कि मैंने जैसे कहा ना कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उससे हमने सीखना है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो हमने सीख लिया। 10 साल से LWMC मॉनिटरिंग कंपनी रही है, टर्किश फर्म्स काम करती थी, हम देखते थे। ये पहली मरतबा हुआ है कि स्टेट की अपनी कंपनी खुद से इतने बड़े शहर को मेंटेन कर रही है। इसमें यकीनन कुछ टीरिंग इशू है, उसमें हमारी अपनी हेल्पलाइन 1139 भी है, हमारे अपने लैंडलाइन नंबर्स हैं, फिर मीडिया है, आपका चैनल है वो जो हर वक्त आपने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है जो कंटिन्यूस एक फोकस है शहर की गंदगी के हवाले से, और हम एक रेडार के अंदर है। तो उसमें अगर आगे 2-4 माह में हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव नहीं करते, हम वही जो आपने जो स्टैंडर्ड्स की बात की जो बहुत अच्छे थे, अगर उनको मीट नहीं करते, यकीनन हम आवाम के मीडिया के कटहरे में होंगे और हमारी परफॉर्मेंस बताएगी कि हम जी बिल्कुल, एक मुश्तरका चीज़ है, लोगों का ताउन रहेगा, हमारा ताउन रहेगा, आप अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर जो है वो ज़रूर हम देखेंगे शहर साफ हो जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ाएं। जैसा कि मैंने कहा कि लोग अपने इलाकों की वीडियोस हमें व्हाट्सएप करके भेज रहे हैं, तो अभी एक व्हाट्सएप वीडियो में मौसूल हुई है, आपके साथ शेयर करते हैं। मॉडल टाउन के इलाके की ये वीडियो है, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपको आज जो ये दिखाने जा रहा हूँ हमारे कूड़ा करकट की सूरत हाल। आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है कूड़े का, और ये कम से कम कोई दो वीक से ज़्यादा हो गया है ये कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहे। ये है हमारी तब्दीली सरकार की परफॉर्मेंस, आप खुद देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये ईमानदारों जी। तो मॉडल टाउन के इलाके के ये हालात हैं। इमरान साहब, मॉडल टाउन का इलाका है, शहर का पोश इलाका है, और जिन शहरी ने हमें ये वीडियो भेजी है वो कह रहे हैं तब्दीली सरकार के ये कारनामे हैं। मैम देखिए, जब तक हम अपनी गलती एडमिट नहीं करेंगे उसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो पहला ये है कि इसमें हम लाहौरियों को, अपने सिटीजन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौर को इस वक्त कम से कम 10 से 12 हज़ार कंटेनर की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो जगह होती हैं जहाँ पे आप अपना बेसिक कचरा फेंकते हैं। इस वक्त लाहौर में 2 से 2.5 हज़ार कंटेनर हैं, इस वक्त 6,500-7 हज़ार कम है। इसका हल वही है कि अब हम अगले 1-2 माह में उस कंटेनर की कमी को पूरा करके ला रहे हैं। अब जब वो आ जाएंगे तो लोगों को भी जगह मिल जाएगी डालने की, ये प्रॉब्लम्स हल होने शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कुछ अंदरूनी मसाइल LWMC के क्या हैं जो आप समझते हैं कि ये मसाइल आड़े आ रहे हैं आपकी अच्छी परफॉर्मेंस में? हमने देखा आपके जितने भी वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों का मसला चल रहा था, मशीनरी का मसला चल रहा था, फिर तनख्वाहें बहुत कम है, बिल्कुल, फिर उनके हेल्थ हैजर्ड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, और बीच में फिर जो मसाइल हम सुनते हैं अक्सर ऐसी खबरें भी कि पेट्रोल चोरी के वाकयात हो रहे हैं। ये सब चीज़ें जुड़ी हैं, जब तक ये सब परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं होंगी आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? मैम, आप वेस्ट सेक्टर को हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नो बड़ी, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बड़ा होकर जो है वो सैनिटरी वर्कर बने। लोग पायलट बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे। अब ये एक लो पेड जॉब है, डर्टी जॉब है। सैनिटरी वर्कर हमारे पास कोई 10,000 के करीब है, इनकी पेज जो है वो 13,000 से 20,000 तक है। ये वो लोग हैं जो 8-8 घंटे झाड़ू लेके सड़क को साफ़ करते हैं। हमारे पास आए 2 दिन, मतलब मुझे खुद एक ज़ाती सतह पे इस परेशानी होती है, सड़क पे किसी का गाड़ी तेज़ हिट करती है, किसी का सर फट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, और वो बंदा बाद में अपने हॉस्पिटल के भी एक्सपेंडिचर नहीं दे रहा होता। इसमें हमें एक काम तो ये करना है कि हमारे पास तो बजट कम है, हम वो 13-14 हज़ार दे सकते हैं, बट अगेन अनलाइक द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, पानी की सर्विस, ये बाकी चीज़ है। जो वेस्ट सर्विस है ये फ्री सर्विस है लाहौर में। अब अगर हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, अगर हम जितनी चीज़ें दुकान से ख़रीद के लाते हैं वो कहीं ना कहीं हम फेंकते भी हैं, और हम पूरी LWMC की ज़िम्मेदारी से उठाना है। इसको सही करने का तरीका ये है कि हम अपनी यूज़र फ़ीस पर आएँ, जिससे बाकी सर्विसेज की कुछ ना कुछ आवाम अपनी बसात के मुताबिक देती है, तो इसकी यूज़र फ़ीस लगाई जाए, उससे हमारे कुछ रेवेन्यू बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम अपने सैनिटरी वर्कर को जब अच्छी पे देंगे तो वो मोटिवेट होकर काम करेगा, हमारी पिलफ्रिजेस कम होंगी, तेल चोरी नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपस में लिंक है। सही। दुर्ने, अब आपको लगता है क्या ये सिचुएशन बेहतर है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल, देखें ना, 13-14 हज़ार में किसी का क्या बनता है, और एक ऐसा काम बिल्कुल जो कोई नहीं करना चाहता, आप नहीं करना चाहती, मैं नहीं करना चाहता, तो इस काम के लिए तो आपको अच्छा पे करना चाहिए। अगर आप उनको इज्जत नफ्स उनकी बहाल नहीं कर सकते तो कम से कम उनको इतना पे कर दें कि वो अपनी इस चीज़ों को समझ लें, उसके बाद अपने दूसरे ज़राए के साथ
इलीगल मैटर्स में ना इन्वॉल्व हों, तेल ना चोरी करें और स्पेयर पार्ट्स की तरफ ना बेच जाएं, अपने ड्यूटी आवर्स को चोरी करने में मजबूर ना हो जाएं। और सेकेंडली कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो लास्ट जो रिजीम भी रही है उसमें भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स रहे हैं, क्योंकि फील्ड में होते हैं और डायरेक्टली इंटरेक्शन उनकी जरासीमों से ज़्यादा होती है। तो हेल्थ हैजर्ड में भी उनके लिए पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, अच्छी पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है, उनके लिए इंश्योरेंस की, उनके लिए मेडिकल क्लेम्स की बेहतर करने की ज़रूरत है, उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। ये बोर्ड का काम है, लेकिन हमारी बोर्ड की अनफॉर्चुनेटली लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ऊपर वाले नाराज़ हैं तो नीचे वाले नाराज़ हो जाते हैं, वो नाराज़ होते हैं तो दो बंदे निकल के पूरा कोरम तोड़ देते हैं, फिर ये कोरम पूरा करते रहते हैं और चीज़ें डिले होती रहती हैं। एक इशू से निकलेंगे तो वेलफेयर के इशू की तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स, वसा के सैनिटरी वर्कर्स और दीगर ये सफाई करने वाले लोग हैं, ज़्यादा मुस्तैक हैं वेलफेयर के, उनके लिए होना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने जा रहा है और बाकायदा तौर पे इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एलडब्ल्यूएमसी की कारकर्दगी तो नहीं इससे मुतासिर होगी? एलडब्ल्यूएमसी भी तो लॉकडाउन में नहीं चला जाएगा? नहीं मैम, हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, लेकिन जो 50% वर्क फोर्स को कम करना है वो नॉर्मली ऑफिस में है, बट हमारी मेजोरिटी 99% ऑफ फोर्स है वो सड़क पे काम करती है। लग गया ऐसा ना हो कि आप फिर फोर्स कम करें और फिर हमें शहर में कूड़ा नजर आना। नहीं मैम, हम नहीं करेंगे क्योंकि वो 99% लोग तो सड़क पे काम करते हैं, यकीनन वो दूर दूर होते हैं, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, इस तरह से तो सेफ होते हैं, बट यकीनन वो तमाम पे तमाम सारा दिन उन्होंने वेस्ट को हैंडल करना है। हमारे पास कार्ट्स भी कम है, उन्होंने हाथ से वेस्ट को उठा के अपनी जगह पे फेंकना होता है, यकीनन उनके लिए हेल्थ हैजर्ड है। इसमें हम उनकी प्रोटेक्शन गियर्स के, यूनिफॉर्म्स के भी काम कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट अगर वो सेहतमंद होगा, मोटिवेट होगा, अच्छा काम करेगा, शहरियों को उसका फ़ायदा। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमारे पास टाइम कम है, मुझे अब आपसे आखिरी सवाल ये पूछना है कि हमारा शहर साफ सुथरा कब होगा, कितने वक्त में होगा? क्योंकि दावे आप ही का मुझे याद है, आपने कहा था 72 घंटों में हम जो है शहर को साफ कर देंगे, नहीं हुआ, फिर 24 घंटे का भी दावा किया गया। ये चीज़ें ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अभी भी उस तरह से कैपेसिटी नहीं है, लेकिन शहर, हमारे शहरी साफ देखना चाहते हैं। हम कब ये दोबारा से कहेंगे कि बागों का शहर बन गया? मैम दो चीज़ें, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म। हम इस वक्त क्राइसिस में है, बैकलॉग में है, इसको हम अगले 3 से 4 दिन में जो बैकलॉग है, जो 10 से 12 हज़ार सड़कों पे हीप्स में पड़ा हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। जो ओपन हीप वीडियो शहरी की दिखाई, उसको हल करने के लिए कंटेनर हमारे पास 1.5 से 2 माह में आना शुरू हो जाएंगे, तो 2 माह बाद आपको ओपन हीप्स निकलना बंद हो जाएंगे और तीसरे माह में हमारे पास नई गाड़ियाँ आ रही होंगी, तो 3 से 4 माह में हम दोबारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो किसी भी अच्छे शहर के और लाहौर जैसे पुराने एक तारीखी शहर के होते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। सही। अच्छा दुर्रे ने, अब आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगी क्योंकि आप कवर करते हैं सब चीज़ें, गहरी नज़र भी रखते हैं, आपने लोगों के मसाइल भी सुने हैं, सजेशन कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग देना चाहें जिससे वाकई आपको लगता है कि अगर एलडब्ल्यूएमसी इस पर अमल कर ले तो शहर साफ सुथरा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर ये टेम्परेरी डिसीजन को एक तरफ आप छोड़ दें, अब इतना प्रेशर मेंटेन हो गया है पॉलिटिकली भी और बाकी चीज़ों पे भी, ये परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाएं और 2 महीने लगे, 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, ये परमानेंट सोल्यूशन करवा के एक दफ़ा, हम गुजर तो रहे हैं इस हालात से, लेकिन एक दफ़ा गुजर जाएं ताकि हमें बार बार गुजरना पड़े, 5 साल 7 साल बाद भी दोबारा हम चीज़ों को फेस दोबारा। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शहरियों का ताउन और फिर ड्यूटीज शिफ्ट किस तरह से मैनेज की जाएंगी ताकि लाहौरियों को भी तसल्ली हो जाए कि इस टाइम पे इस मार्केट की सफाई होती है, इस इलाके की होती है, वो जो लोगों में एक बेसब्री है ना कि लोग कह रहे हैं 4-4 दिन से यहाँ पे वर्कर्स नहीं आ रहे एलडब्ल्यूएमसी के, तो कुछ शिफ्ट्स किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं इमरान अली सुल्तान साहब, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इमरान साहब मुझे ये बताइएगा, शिफ्ट्स किस तरह से लगाई जाती हैं? क्या कुछ इलाके जिन्हें हम पोश इलाके भी कहते हैं, क्या वो प्रायोरिटी में होते हैं उनकी सफाई? नहीं मैम, हम सब लोगों के लिए सब इलाके बराबर हैं। लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, हर यूनियन काउंसिल में 20 से 25 के करीब हमारे सबसे पहले मेन है स्वीपर, जो गली गली को साफ़ करता है। ये लोग जो है सड़क पे 5:30-6 बजे आ जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि शहरियों के या दुकानों के खुलने से पहले तक हम स्ट्रीट्स की जो स्वीपिंग है उसे इंश्योर करवा दें। अच्छा, क्या एक इलाके में सफाई सिर्फ दिन में एक टाइम ही होती है? जो आपकी जो रोड स्वीपिंग है वो दिन के टाइम पे ऑफिस खुलने से पहले सुबह 5:30 से लेकर 9 o'clock तक हो जाती है। उसके बाद मैम जो कंटेनर है या वेस्ट जनरेशन है, ये 24 आवर्स अमल है कुछ, और हर हमारे टाउन की डायनेमिक्स डिफरेंट है। शमाली लाहौर में हमने जनरली देखा है कि लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, जो हमारे पोश इलाके हैं, गुलबर्ग है या बाकी जो है, वहाँ पे नॉर्मली 11-12 बजे जो है वो मार्केट्स बननी शुरू होती हैं। MM आलम रोड वगैरह है, वहाँ पे जो वेस्ट है वो रात को ज़्यादा होता है। हमें फिर उस इलाके के हवाले से ही अपनी स्ट्रेटजी को बनाना पड़ता है।
इसमें यह है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हम दिन में 2-3 मरतबा भी, चूँकि हमारी वेस्ट बिन्स भर जाती हैं, जगह जगह ओपन हीप्स बनने शुरू होते हैं, उनको हम 2 से 3 मरतबा भी सर्विस देते हैं। बेसिकली 3 टाइम की अलग अलग शिफ्ट्स हैं। जो हमारी मैनुअल स्वीपिंग है वो सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे तक होती है। हमारी फर्स्ट शिफ्ट गाड़ियों की सुबह 6 बजे निकलती है और 1-2 बजे तक लंच ब्रेक पे आती है। फिर उसके बाद एज़ पर द कंप्लेंट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, दोपहर को 3 बजे के करीब सेकंड शिफ्ट निकलती है जो रात को 10 बजे तक जाती है। फिर रात को जब ट्रैफिक कम हो जाती है तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो मैकेनिकल स्वीपिंग और मैकेनिकल वॉशिंग, जिसने सड़कों की सफाई करनी है, उसका अमल रात को शुरू होता है। ये बड़ा अच्छा सारा आपने मुझे चीज़ें बताई हैं, और अगर इस तरह वाकई शहर में सफाई होती है या होने जा रही है तो दुर्रे नायाब शहर तो साफ रहेगा। मॉनिटरिंग की जाती है वर्कर्स की? मैम देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त हम जो नए स्वीपर्स खरीदने जा रहे हैं वो 50 के करीब हैं। इस वक्त जो हमें टर्की से मिले थे वो 42 के करीब थे। जो लाहौर को साफ़ करने के लिए सर्विसेबल है वो 10 हैं। तो अब जो आपको लाहौर की वो सफाई नज़र नहीं आ रही, अगर यही 10 मैकेनिकल स्वीपर 50 बन जाएंगे और लाहौर के टोटल 50 रोड्स हैं और रात को 2-3 मरतबा उस रोड का चक्कर लगा दें तो जब शहरी सुबह उठेंगे तो रोड चमकती नज़र आएगी। लाहौर शहर इसलिए गंदा है कि हमारे पास 6 हैं, यानी हम सिर्फ 6 या 10 रोड्स इस वक्त कवर कर पा रहे हैं, बाकी 30-40 रोड्स हमसे रह जाती हैं। जब भी कैमरा वहाँ पे जाता है, मीडिया जाता है, लोग जाते हैं, वो सड़क गंदी नज़र आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा, आगे ईद भी आ रही है, माह रमज़ान भी है, तो इसके लिए क्या प्रॉपर आप तैयार हैं? क्योंकि माह रमज़ान में भी हम देखते हैं क्योंकि दुकानों पर बहुत ज़्यादा और लोगों की खरीदो फरोख्त चलती रहती है, तो वो भी चीज़ें ऑब्वियसली आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाती होगी। मैम एक हमें खुशी इस बात की है कि कुछ फैसला साजी हुई है, चीज़ें चल पड़ी हैं, तो माह रमज़ान से पहले हमारे पास कुछ एडिशनल रिसोर्सेज आ जाएंगे। इसके अलावा माह रमज़ान में हम खुसूसी कोशिशें भी करते हैं, अपनी शिफ्ट को चेंज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाते हैं। तो माह रमज़ान के बाद ईद भी उससे बड़ा फंक्शन होता है, उसकी तैयारी भी हमने अभी स्टार्ट कर दी है। इन दोनों फंक्शंस को हम पूरे अच्छे तरीके से। कोई डेडलाइन आप देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम में कि हम इतने दिनों में शहर को साफ कर देंगे मुकम्मल तौर पर? मैम आप लाहौरियों के लिए खुशखबरी है, 3 डेडलाइन अलग अलग देंगे। एक जो बैकलॉग है, जो हमारी अच्छी सर्विस ना देने की वजह से 2-3 हफ्ते में जमा हो गया, उस बैकलॉग को हम 1 हफ्ते में क्लियर कर लेंगे। 2 महीने बाद हमारे पास कंटेनर आने शुरू होंगे, तो जो ओपन हीप्स की कंप्लेंट्स हैं वो 2 माह बाद क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास कम से कम 6000 से ज़्यादा कंटेनर्स होंगे। और 3 माह बाद हमारे पास नई गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह बाद LWMC एक नया इदारा, यानी ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा लाहौरियों को, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं क्योंकि हम खुद भी साथ ताउन आपके करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। जो प्लान आपने बताया इस पर कर सकें, शहरियों का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना